आइए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10th में। जी हाँ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसके पहले आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं मेरे चैनल पे तो जरूर पढ़ लीजिए। तो पढ़े हैं उन सब का बेस यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं। कॉस्ट, रेवेन्यू, इन दोनों चैप्टर का तो डायरेक्ट रेफरेंस यहाँ पर हमें बार बार देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चैप्टर आपके पढ़े हुए होने अच्छे से जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है, पहले हम आते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता था, जहां पर कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर ले, मतलब जहां पर कंज्यूमर के लिए मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन हो, जहां पर कंज्यूमर सबसे ज्यादा संतुष्ट हो कि हाँ इसके बाद अब मुझे और यूनिट्स कंज्यूम नहीं करनी, यहां पे मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है। उसी प्रकार से प्रोड्यूसर क्या करता है, कंज्यूमर कंजम्पशन करता था यूनिट्स का, प्रोड्यूसर यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, सेल करता है। तो कितने यूनिट ऑफ आउटपुट पर वो रुक जाए जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा हो, वहां पर कंज्यूमर के केस में सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो रहा हो, और प्रोड्यूसर किस लिए आता है, प्रॉफिट कमाने के लिए आता है। तो यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा हो कहां पर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो यही लिखा है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जहां पे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। रेवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट बोलते हैं। इसको इकोनॉमिक्स में पाई से डिनोट करते हैं हम। तो पाई अर्थात प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो जहां पर इनका डिफरेंस मैक्सिमम आए, मतलब इन दोनों के बीच में जहां सबसे ज्यादा अंतर होगा, तभी तो हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा उस केस में। वहीं पर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हम आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट एक टर्म आपको आएगी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, हमने जब कॉस्ट चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, तो मैंने कहा था कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, चाहे वो फैक्टर इनपुट्स पे लग रही हो चाहे नॉन फैक्टर इनपुट्स पे लग रही हो। बाकी वो चैप्टर आपको अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना जरूर आप, ठीक है, कॉस्ट। तो यहां पर इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, कोई भी प्रॉफिट निकालना हो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ही करते हैं, जैसा हमने यहां देखा यही चीज हो रही है यहां पर यहां पर कॉस्ट में क्या लेंगे, दोनों कॉस्ट को लेंगे। हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में कौन सी कॉस्ट ली जाती है, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। बस इतना बता दो, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हम किसी को कैश में पे नहीं करते, हमारे ओन रिसोर्सेज की वो होती है कॉस्ट। जो हमारे रिसोर्सेज अगर कहीं और पर काम कर रहे होते तो उन्हें जो पैसा मिलता मार्केट से, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ये पे नहीं की जाती, बस रिकॉर्ड की जाती है। तो इकोनॉमिक्स का अगर प्रॉफिट निकालना, इकोनॉमिक्स पढ़ते समय जो भी हम प्रॉफिट निकालेंगे वो इसके हिसाब से निकालेंगे। और यहां पर एक अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया गया है बस ये बताने के लिए कि इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग अलग होता है। बाकी जब हम पढ़ेंगे ना तो सारे जितने भी प्रॉफिट सब कुछ पढ़ेंगे तो इसके हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और इसमें क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में टीआर माइनस टीसी होता है, पर यहाँ जो टोटल कॉस्ट में हम दोनों चीजों को ले रहे हैं, यहाँ पर केवल एक आएगा, कौन, बाहर वाला, अर्थात एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब जो हम बाहर वालों को कैश में पे कर रहे हैं ना एक्चुअल में, अकाउंटिंग करते समय हम बस उसी को रिकॉर्ड करते हैं, अपने रिसोर्सेज की एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं लेते हैं। सीधी सी बात समझ में आई ना। तो हमको इकोनॉमिक प्रॉफिट समझ के चलना है हमारे इसमें, मतलब हम दोनों कॉस्ट को लेस करेंगे। अब हम आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ग्रॉस हमेशा ज्यादा को कहते हैं और नेट हमेशा उससे कम होता है। एक चीज तो दिमाग में आप डाल लीजिए, ग्रॉस हमेशा ज्यादा होता है और नेट हमेशा कम होता है। तो आइए उस कंसेप्ट से चलते हुए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें टोटल रेवेन्यू में से हम केवल टीवीसी लेस करें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर कॉस्ट का केवल ये वाला कंपोनेंट लेस किया जा रहा है, कम चीज लेस कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर अगर हम नेट प्रॉफिट में आए तो और भी कुछ लेस किया जाएगा, मतलब पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट ही लेस कर दी जाएगी। यहां पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आ रहा है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट कम आएगा किससे, ग्रॉस प्रॉफिट से हमेशा। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट में वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस हो रही होगी। अब आते हैं तीन सिचुएशन, तीन प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सब सॉरी सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, लॉसेस बोलते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जहां पर हमारा टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो टोटल कॉस्ट, मतलब हम एक्सेस अर्न कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करूं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो। हमने अकाउंट्स वो मैथ्स पढ़ी है ना, वहां पे क्या होता है, दोनों साइड में हम कोई भी चीज सेम चीज डिवाइड में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हैं तो क्या आ जाता है, हमने पढ़ा था एवरेज रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हैं तो क्या आ जाता है, एवरेज कॉस्ट। तो यहां पर क्या, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस में।
एवरेज रेवेन्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, एवरेज कॉस्ट से। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या है, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। सर कॉस्ट के बराबर जब हमारा रेवेन्यू हो रहा है तो प्रॉफिट कहां से हो सकता है, हम जो है नॉर्मल प्रॉफिट को इस कॉस्ट का हिस्सा ही बना देते हैं, समझ रहे हो, ये वाला इम्प्लीसिट कॉस्ट, अपने जो रिसोर्सेज लगाए ना उनका भी हिस्सा इसमें जोड़ देते हैं कि इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए, मतलब इससे कम अगर प्रॉफिट मिलेगा तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो ये कॉस्ट में ही जुड़ा हुआ नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट के अंदर ही जुड़ा होता है वो कंपोनेंट कि वो अगर नहीं मिलेगा तो आज के आज प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। समझ में आई बात, नॉर्मल प्रॉफिट। और सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जहां पे लॉस हो रहे हो। लॉस कब होंगे, जब रेवेन्यू कम और कॉस्ट ज्यादा हो। यही देखिए, टोटल रेवेन्यू कम है और टोटल कॉस्ट ज्यादा, खर्चा ज्यादा, आने वाली जो आय है वो कम, अर्थात एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या हो, कम हो, किससे, एवरेज कॉस्ट से, मतलब एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो। इन्हीं के अपॉन में क्वांटिटी लगा देंगे तो ये आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस पढ़ेंगे कि क्या 3 कंडीशंस जरूरी हैं उसको हासिल करने के लिए। तो आइए अब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ने की जो है उससे पहले अब आप ये टेबल देखिए पहले। ये हम जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमारे कोर्स में है, सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन ही हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो परफेक्ट किसी स्टेट बोर्ड में कुछ और अगर है तो आप लोग कई सारे बच्चे कमेंट करोगे तो उसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा, पर अभी परफेक्ट कंपटीशन में ही हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन हमने देखा तो उसमें क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होती है। क्या होती है, प्राइस कांस्टेंट होती है, प्राइस इक्वल्स टू एआर। प्राइस और एआर एक ही चीज होती है, ये भी हमने रेवेन्यू चैप्टर में डिस्कस किया है। और हमने ये भी देखा था अगर हम एआर अर्थात प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में एमआर भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, यहां पर हमारी प्राइस जो है वो हमने 12 रुपए ली है, प्राइस इक्वल्स टू ₹12 हमने लिया, ठीक है। तो प्राइस अर्थात एआर भी इसी को बोलते हैं, प्राइस को ही। तो ये हमारा अगर 12 है तो मार्जिनल रेवेन्यू टोटल कितना आएगा, 12 आएगा। ये हमने रेवेन्यू चैप्टर में देखा है। अब ये 12 है और मार्जिनल कॉस्ट आपको दी हुई है। मार्जिनल कॉस्ट की एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि मार्जिनल कॉस्ट पहले आपकी शुरू से डिक्रीज होती जाती है। जब आप यूनिट्स बढ़ाना शुरू करते हो तो आपकी अतिरिक्त कॉस्ट जो लगने वाली कम होती जाती है। पहली यूनिट पर 15 लग रही थी, दूसरी एक बढ़ाने पर और 15 नहीं लगी, यहाँ 12 ही लगी, यहाँ 10 से बढ़ी, यहाँ 9 से बढ़ी, यहाँ 8 से बढ़ी, यहाँ 7 से, और फिर इसके बाद यहाँ के बाद आप देखिए 7 के बाद वापस बढ़ने लग जाती। 7 के बाद फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, फिर 10 हुई, फिर 12 हुई, फिर 15 हुई। ये क्यों ऐसा होता है, ये हमने देखा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि शुरू में तो है जो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न। तो ये मार्जिनल कॉस्ट उसी वजह से है, पहले डिक्रीज होगी उसके बाद बढ़ना शुरू होगी। तो हमने ये देखा था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब आता है, जब जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रॉफिट मैक्सिमम हो तो उसके लिए 3 कंडीशंस निकाली हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब ऑटोमेटिकली आप ये मान लेना कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है उस सिचुएशन में। तो ये 3 सिचुएशन क्या कहती है, एमआर इक्वल्स टू एमसी हो, मतलब जो अतिरिक्त लगने वाला जो अतिरिक्त लगने वाली कॉस्ट हो, लागत, अतिरिक्त एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पर अगर 10 रुपए लग रहा है तो अतिरिक्त उस यूनिट को बनाने पर कम से कम हमको रेवेन्यू भी कितना मिल रहा होना चाहिए, 10 रुपए का। ये कह रहा है ऐसा। तो पहली यूनिट आप बना रहे हो उसमें, इसमें तो रेवेन्यू तो आपको 12 का मिल रहा है, पर अतिरिक्त कॉस्ट कितनी लग रही, 15 की। इसमें आपको प्रोडक्शन नहीं रोकना चाहिए। पर जब सेकेंड यूनिट बना रहे हो तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू कितने का मिल रहा है, एडिशनल यूनिट बनाने पर 12 का, और कॉस्ट भी अतिरिक्त कितनी लग रही, 12। तो क्या यहां पर इस सिचुएशन में जहां एमसी इक्वल्स टू ये है, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहां पर, तो प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, नहीं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, एमसी शुड बी राइजिंग, एमसी बढ़ता हुआ होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि इसके बाद वाली यूनिट पर आप देखिए जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, अतिरिक्त कॉस्ट जो लग रही है वो केवल 10 रुपए की लग रही है और रेवेन्यू कितने का मिल रहा है, 12 का। मतलब हमको 2 रुपए, 2 जो है यहाँ पर रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कि अगली यूनिट बनाने पर रेवेन्यू तो 12 का आ रहा है पर खर्चा केवल 10 रुपए लग रहा है, मतलब 2 रुपए का फायदा है। फिर अगली यूनिट भी हमको बनानी चाहिए क्योंकि कॉस्ट हमारी 9 रुपए ही लग रही है और अतिरिक्त यूनिट बनाने से रेवेन्यू कितना मिल रहा है, 12। तो इस प्रकार से हमारी कॉस्ट कम है जहां तक, तो हमको प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम यहां पे रुक जाते हैं तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पर, ये सारे हम प्रॉफिट छोड़ दे रहे हैं, हम प्रॉफिट फॉरगोन कर दे रहे हैं। ये तो एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो हमें
कहां पर हमको प्रोडक्शन रोकना चाहिए? जहां पर MC इक्वल्स टू MR तो पर कॉस्ट बढ़ने वाली हो, इसके बाद कॉस्ट और बढ़ रही हो, क्योंकि इसके बाद तो घट रही है, तो हमको प्रोडक्शन करना चाहिए, पर इसके बाद बढ़ रही है कॉस्ट। तो जहां कॉस्ट बढ़ रही हो ना, और हमारा रेवेन्यू तो कांस्टेंट है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन लेके चल रहे हैं, तो इस पोजीशन पे आके हमें रोकना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है साथ ही साथ। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग हो, राइजिंग हो, इसके बाद बढ़ रहा हो, इसके बाद तो बढ़ नहीं रही थी, ठीक है। तो ये क्योंकि इसके बाद अगर 11वें पॉइंट पर आप देखो तो अगली यूनिट बनाने पर 12 का रेवेन्यू मिल रहा है अतिरिक्त, पर लागत कितनी लग रही? 15 की, मतलब 3 रुपए का सीधा सीधा नुकसान है। इसके बाद हमको रोक देना चाहिए इसी पे 12 पे। इसके बाद तो ये मैक्सिमम इतने यूनिट्स का आपने प्रॉफिट तो कमाया, ये 12 माइनस 8 4 का प्रॉफिट यहां कमा लिया इस वाली यूनिट पर, ये 12 माइनस 7 5 का प्रॉफिट यहां कमा लिया, फिर यहां 4 का प्रॉफिट कमा लिया। ये सारे प्रॉफिट आप छोड़ देते अगर वहीं पर रुक जाते तो। इसलिए आपको प्रोडक्शन रोकना नहीं है, अगर उसके बाद आपकी कॉस्ट राइजिंग हो तब रोको, अगर कॉस्ट उसके बाद घट रही है ना तो और प्रोड्यूस करते जाओ। आई बात समझ में? तो केवल एक कंडीशन नहीं देखनी, दूसरी देखनी, और तीसरी क्या देखनी है कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है ना वो कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बराबर हो। इसके ज्यादा हो तो चलेगा, वेरी वेल एंड गुड है, पर कम से कम एवरेज रेवेन्यू क्या होना चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। बराबर का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? देखिए उसी पर हमारा कंट्रोल होता है। यूनिट्स बढ़ाने और घटाने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है और घटती है। फिक्स्ड कॉस्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, भले ही आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करो, 0 यूनिट्स बना रहे हो तब भी फिक्स्ड कॉस्ट तो लगती है, पर वेरिएबल कॉस्ट पे हमारा कंट्रोल है। तो अब हम कंट्रोल को कैसे देखें कि अतिरिक्त जो एवरेज रेवेन्यू हमको मिल रहा है किसी यूनिट को बनाने पर, जिस सिचुएशन में कम से कम वो एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो। कम से कम जो रेवेन्यू हमको मिल रहा है यूनिट्स प्रोड्यूस करने में किसी भी सिचुएशन में, कम से कम वो एबीसी के बराबर हो। तो आप ये देखिएगा जब ये दोनों सिचुएशन फुलफिल हो रही ना, तीसरी अपने आप फुलफिल हो जाती है उस सिचुएशन में। पर आपको एग्जाम में तीनों लिखकर आनी अत्यंत आवश्यक है। अब इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो परफेक्ट कंपटीशन का केस हम समझ रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होती है, मान लीजिए 12 रुपए की प्राइस हमने ले ली और हमने देखा कि AR इक्वल्स टू MR होता है, इसी कर्व पे कांस्टेंट कर्व बनता है इसका। और मार्जिनल कॉस्ट हमने देखा कैसा कर्व बनता है, डिक्रीजिंग, सॉरी मतलब यू शेप्ड बनता है, यहां से डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। तो ये दो सिचुएशंस हैं, एक तो ये वाली सेकेंड आउटपुट वाली, इसको मैं A नाम दे देता हूं, और एक ये 10 आउटपुट वाली, इसको मैं B नाम दे देता हूं। दो सिचुएशंस हैं, एक तो ये A, इसके बाद कॉस्ट और घट रही है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, और एक ये B जिस पॉइंट के बाद हमारी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप बताइए कौन से पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आएगा, A पर कि B पर? जो लोग A पर सोच रहे होंगे वो सरासर गलत है, क्योंकि A के बाद हमारी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही है क्या? इसके बाद A के बाद मार्जिनल कॉस्ट तो इसके बाद घट रही है, और इतना हमको कमाने को मिल रहा है। यहाँ पर कॉस्ट रेवेन्यू तो इतना है और कॉस्ट कम है, इसके बीच का जो गैप है ये प्रॉफिट कमाने को मिल रहा है हमको। यहाँ पर इतना प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट ज्यादा होता जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस सिचुएशन के बाद हमको जो है लॉस होगा, तो हमको इस पॉइंट तक, B पॉइंट तक प्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? पहली वाली MR इक्वल्स टू MC हो रही है, ठीक है, कट कर रहा है इस पॉइंट पर। इसके बाद MC बढ़ने लग जाएगी, तो हमें ना तो प्रोडक्शन यहां पर ले जाना चाहिए ना यहां पर। पहले अगर रोक दोगे ना प्रोडक्शन को तो अगर इस पॉइंट पर रोक दिए तो इतना प्रॉफिट जो है आप छोड़ दे रहे हो, ठीक है, इतना प्रॉफिट आप फॉरगॉन कर दे रहे हो, जो कि सही नहीं है आपके लिए अगर इस पॉइंट पर रोक देते हो तो। और अगर इसके बाद वाले पॉइंट पर चले जाते हो तो इतना लॉस इनकर कर ले रहे हो। तो ना लॉस इनकर करो ना प्रॉफिट छोड़ो, जो एकदम बीच का पॉइंट है ना B पॉइंट, उस पर आप जाके अपना प्रोडक्शन वहां पर रोकना चाहिए। वहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइज आप यहीं कर पाओगे। यहां पर TR और TC के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। TR TC अप्रोच अपने कोर्स में नहीं है, बस ये आपको ग्राफ आना चाहिए समझ में। तो इसी के साथ हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।